41 का क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑप्शन 3। अच्छा, बोलो लक्ष्मी आंसर। Which prime minister, which year did Prime Minister Manmohan Singh visit China? 2008। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताए तुम लोग। एक बार यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू 1954 में चाइना जाते हैं, विजिट करते हैं। राजीव गांधी 1988 में विजिट करते हैं। बीपी नरसिम्हा राव 1983 में विजिट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 2008 में विजिट करते हैं। मनमोहन सिंह 2008 में, सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी 2003 और मनमोहन सिंह 2008 में विजिट करते हैं चाइना। नरेंद्र मोदी 2015 में जाते हैं और ये मल्टीपल टाइम गए हैं और भी अभी रिसेंट भी गए हैं, ठीक है। विच एयर डिड द यूएन क्लाइमेट चेंज, मैं तुम लोग को ये वाला करवाई हूँ पेपर 1 में। कोपेनहेगन समिट कब हुआ था? कोपेनहेगन समिट, यहाँ पे यही बात बोल रहा। क्वेश्चंस खाली ऐसे कर दिया। यूएन 2012 बोल रही है, ठीक है। लक्ष्मी तुम बोलो। सही है, सही है, बोलो। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ। 2009, ठीक है। तुम लोग देखना एक बार, मैं कराई हुई वाला कोपेनहेगन समिट 2009 में। द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको कोपेनहेगन समिट भी बोलते हैं, 2009 में हुआ था। ये पेपर 2 में आया हुआ है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो याद करो कोपेनहेगन समिट कब हुआ था? 2009 में, ठीक है ना। किसके लिए हुआ था? क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ था, ठीक है। चलो कल ये वाला कराए थे क्लास में, है ना। इसका में कोई टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो कल हुआ था। ये वाला आ रहा तो करो, ये तो फिर मैं बताती हूँ। ओह मैं भी तो बहुत ही पगली लड़की। एक से देखो तो हो रहा है, एक से ही हो जाएगा आंसर। एक से हो जाएगा, अगर पहला वाला याद है तो तुम लोग को आराम से हो जाएगा। नहीं याद है तो मैं याद करा देती हूँ। चलो ये वाला जो है ना, मैं बताऊं? बताती हूँ, चलो ये रट लो इसको ना। ये प्रीवियस ईयर, जैसे तुम अगर 2016-17 का क्वेश्चन देखोगी तो उस वक्त भी आया हुआ आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ये तुम्हारा 1973 का है, इसको रट लो, ठीक है। ये बहुत पहले भी आया हुआ क्वेश्चन। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 का है, ठीक है। 1973। उसके बाद शिलोंग एग्रीमेंट जो है ना, ये 1975 का है, ठीक है। याद कर लो 1975। क्या हुआ कि तुम्हारा भिंडरा वाला क्या हुआ था, तुम्हारा जो था वो वही का ग्रुप जो जो था, जो तुम्हारा इंदिरा गांधी को मार देती है। तो राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो राजीव गांधी जो लॉन्ग वाला है ना, जाके उनके साथ एक और साइन कर लेते हैं, क्योंकि पहले उसकी मदर मर चुकी थी, ठीक है। तो क्यों ना इस बार हम लड़ाई को खत्म करने के लिए मैं जाकर एक और साइन कर लेता हूँ। लॉन्ग वाला एक और जाके इन्होंने साइन किया था राजीव गांधी ने 1985। अच्छा, 1985 का पीरियड हो या 1984 का पीरियड हो, है ना, ये सब राजीव गांधी का ही पीरियड है, ठीक है। तो ये वाला याद रखना, राजीव गांधी अकॉर्ड। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटिव बात है ना, तो ये इम्पोर्टेंट हुआ। बाकी सारा ही इम्पोर्टेंट है, तुम देखोगी तो तुमको सारा ही इम्पोर्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, पहले याद करो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कब की है? 1973 की है। रटो एक बार, ठीक है। रटने से ही याद होगा। उसके बाद बोलो तुम कि राजी शिलोंग एग्रीमेंट कब हुआ? तो 1975 की है, ठीक है। 1975 की। फिर आया राजीव गांधी एकॉर्ड। राजीव गांधी एकॉर्ड में मैं एक बार इसके बारे में बता देती हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज दे देती हूँ। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ठीक है, और एक तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, ठीक है। दूसरा थे अकाली दल के लीडर, अकाली दल के लीडर लीडर ठीक है, हरचंद हरचंद
सिंग लॉन्ग वाला, लॉन्ग वाला नहीं है, लॉन्ग वाला, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ये वाला एक कॉर्ड हुआ था, क्योंकि अब वो लोग नहीं चाह रहे थे कि एक बार तुम्हारा है ना, एक बार तुम्हारा वायलेंट राइट्स हो चुका था, बहुत सारे सिख को मारा गया था जब इंदिरा गांधी का एसेनेटेड हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को मारा गया था, तो अब वो नहीं चाहते थे कि मतलब इस तरह का कोई एक्टिविटी हो, इसलिए तो 1985 में इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एक कॉर्ड साइन कर लिया। ठीक है, देख लो कौन है, हरचंद सिंह लॉन्गवल, और उधर से है राजीव गांधी। कब हुआ था भाई, तो 1985 की पीरियड है। ठीक है, असम एकॉर्ड जो हुआ था ये भी 1973 की आसाम एकॉर्ड। मीजो मीजो पीस एकॉर्ड जो है तुम्हारा 1986 का है। और अब हम लोग देखेंगे कि मेरा आंसर एक से ही बन जा रहा। ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पहले भी क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, तो बी हो गया, बी के बाद मेरा आंसर, बी के बाद डी कैसे होगा। डी तो तुम्हारा शिलोंग वाला एक और, शिलोंग एकॉर्ड 1975 है, तो ये 1973 होता ना, बट आंसर तो यही दिया हुआ है और इसका डेट भी यही है सब। कहाँ गलती हुआ, इसका तो एकदम पूरा परफेक्ट डेट मुझे याद है, सारा ही याद है। राजीव गांधी वाला भी पूरा स्टोरी में पढ़ी हूँ। शिलोंग एग्रीमेंट दे रहा, उसके बाद डी दे रहा, उसके बाद सी दे रहा। एक मिनट, और द एग्रीमेंट अकॉर्ड द साइन बिटवीन द इंडियन एट्स द प्रोविंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बिलो, असेंडिंग ऑर्डर मांग रहा है, छोटा से बड़ा जाना है, तो सबसे छोटा तो तुम्हारा हो गया यही, अ, सबसे छोटा हो गया बी। ठीक है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, फिर उसके बाद होना चाहिए ए, तो यहाँ पे दे रहा, फिर उसके बाद अच्छा अच्छा मैं ए को अभी होल्ड पे रख रही हूँ। ठीक है, चलो मैं डी रख रही हूँ, उसके बाद डी के बाद मेरा हो जा रहा सी। ठीक है, सी के बाद ए और लास्ट में ई, तो लास्ट में तो ई ठीक आ रहा और ए आ रहा। तो आसाम अकॉर्ड में कुछ गड़बड़ हुआ क्या। तुम लोग को इसमें से कोई डेट याद है, कोई भी डेट। नहीं हमको नहीं याद। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, तो मेरे ख्याल से मैं ये वाला डेट गलत लिख दिया था। दोनों का ईयर एक ही है तो हो सकता नहीं नहीं है नहीं, कि एक ही ये ईयर। 1985 है, मुझसे मिस्टेक हुआ, सॉरी, ये 1985 है। मुझे याद आया, क्योंकि मैं कैसे याद की थी, राजीव गांधी अकॉर्ड और आसाम अकॉर्ड, और ये भी राजीव गांधी के पीरियड में ही हुआ था, आसाम अकॉर्ड जो है ना, ये भी राजीव गांधी के पीरियड में ही हुआ था, तो इस वजह से मैं आरसी को इवन याद भी कराई थी ना। इवन मैं जब उस टाइम अपना ये बनाई थी ना, क्या नाम है तुम्हारा, नहीं होता एक्सप्लेनेशन, तो मैं वहां पर भी गलत की थी, मतलब गलत नहीं की थी, गलती से मेरे ये हो गया था। ठीक है, तो मैं आरसी को ऐसे आती रहती कि देखो ये राजीव गांधी लॉन्गवाला अकॉर्ड तुम्हारा हुआ है अकाली दल का, और फिर वो दूसरा भी करते हैं जाके तुम्हारा इन्हीं के साथ, मतलब जैसे राजीव गांधी पहले अपना लॉन्ग वाले कॉर्ड साइन कर लेते हैं, फिर जाके आसाम में कॉर्ड साइन करते हैं, तो ये भी राजीव गांधी का ही पीरियड था। आसाम स्टेट गवर्नमेंट के साथ जाके करते हैं। ठीक है, तो ये भी राजीव गांधी के ही साथ था। और ये एक और क्या था कि इलीगल इमिग्रेंट नहीं आएंगे, सिटीजनशिप वगैरह से रिलेटेड की उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, आइडेंटिटी दिया जाएगी, ये सब एक और था। ये मुझसे गलत हुआ, सॉरी, 1973 नहीं होगा, 1985 होगा। ठीक है, एक्चुअल में मैं अगला बार भी मेरा मिस्टेक हुआ था ये वाला, मैं आरसीबी जब करा रही थी, तो 1985 भी होगा। ठीक है, देख लो 1985, अब आराम से बढ़ जाएगा, देख लो बी, उसके बाद डी, हाँ, डी के बाद सी, राजीव गांधी ने एक और साइन किया, फिर जाके आसाम एक और साइन किया, उसके बाद जाके लास्ट में तुम्हारा मीजो पी से एक और साइन हुआ, ये भी राजीव गांधी के पीरियड के ही टाइम है। ठीक है, तो देख लो भाई। ठीक है, माँ और बेटा के ही पीरियड है, देख लो, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 की है, असम एक और 1985 की है। अच्छा, असम एक और पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 1985 आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आ चुका है, राजीव गांधी लॉन्ग वाला एक और एक बार आ चुका है, शिलोंग एग्रीमेंट नहीं आया है, और मीजो पीस एक और भी नहीं आया, लेकिन तुम लोगों को याद करना है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब अभी हम निकल जा रहा, अभी मैं तुम लोग से एक बार पूछ लेती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो पूछना ही पड़ेगा मुझसे, है ना। चलो आ जाओ, मैं एक बार पूछ लेती हूँ। नहीं, यहाँ पे ठीक है, देख लो, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है ना, सामिक और 1985। ठीक है, यहाँ पे उससे गलती हुआ, एक्चुअल में माइंड से निकल गया था मेरा।
मुझे बताओ तुम लोग कि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन का डेट क्या है? बोलो सुषमा। 1985। नहीं, 1973 पहले आया आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। ठीक है, पहले आया आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1973। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोली। पहले आया 1973 आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ? शिलोंग एकॉर्ड हुआ। शिलोंग एकॉर्ड हुआ तो तुम्हारा डेट क्या था? 1970। बिल्कुल, वेरी गुड। फिर उसके बाद राजीव 1975। हाँ, राजीव गांधी लॉन्गवाल ये बताओ। 1985। 1985। और उसके बाद ठीक है, असम एकॉर्ड जाके इन्होंने साइन किया, तो वो कब का है? असम एकॉर्ड वो भी 1985। 1985। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ही किया था तुम्हारा एकॉर्ड, मीजो पीस एकॉर्ड। 1986। बस एक साल बाद है ना, मीजो पीस एकॉर्ड। अब मत गलत करना तुम लोग, ठीक है? 1986 हो गया। चलो इसका आंसर बताओ 45 का। ऑप्शन 1। बोलो सुषमा, ई लक्ष्मी। हाँ, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट किसने दिया? अभी मैं उस दिन क्लास में बताई कि कॉन्फ्लिक्ट करने कंस्ट्रक्टिव। हाँ, मेरी पर फॉलो 3 तरह का वे बताती है ना? बताओ तो कौन सा 3 वे है, नाम बताओ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का। एक तो है कॉम्प्रोमाइज, हाँ, एक तो कॉम्प्रोमाइज है, इंटीग्रेशन, एक तो इंट्रीगेशन है, चलो, और डोमिनेशन। हाँ डोमिनेट, बिल्कुल वेरी गुड। एक डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज, इंट्रीगेशन। सबसे अच्छा इसमें से इंट्रीगेशन। मैं ये नहीं पता नहीं ये कराई हूँ कि नहीं मैं, अच्छा नहीं नहीं कराई हूँ मैं। मैं बता दे रही हूँ इसका मतलब क्या है। और तुम लोगों को मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नहीं पढ़ाई हूँ ना, तो तुम लोगों को इसका ये नहीं होगा। मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नहीं ये पढ़ाई हूँ, लेकिन आ जाओ मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। ठीक है, एरिस्टोटल क्रिटिसाइज करता है पॉपुलर रूल को। पॉपुलर रूल किसको क्रिटिसाइज करता है? डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि ये बिलीव करता है कि द मासेस, मासेस मतलब पीपल, बहुत सारे लोग, ठीक ना, कुड इजिली बी स्प्रेड बाय डामाग्यूज। डामाग्यूज का मतलब है कि लोग उनके बातों में आ जाएंगे। ठीक है, एरिस्टोटल बोले कि ना ये डेमोक्रेसी इसलिए खराब है ना, क्योंकि ये जो तुम्हारा डेमोक्रेसी है ना, लोगों को क्या कर देता है? डेमोग्यूज बना देता है। ठीक है, मतलब अगर जो तुम्हारा charismatic leader who might exploit popular sentiment for their own gain, often leading instability and poor governance। बोला क्यों ना poor governance हो? ठीक है, बोला यहाँ पे एक charismatic लीडर होता है जिसको लोग पागल के जैसा मानते हैं। ठीक है ना, कि वो जो भी बोल रहा है सही है। और जो यहाँ तक कि वो क्या करेगा, लोगों का ना, लोगों का जो भी सेंटिमेंट रहेगा, है ना, जो भी अपने अपने पर्पस के लिए, अपने सिर्फ अपने पर्पस के लिए क्या करेगा, लोगों के सेंटिमेंट को भी क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। ठीक है, डैमेग्यू मतलब एक तरह की क्रिटिसाइज करा डेमोक्रेसी को, बोल के बोलो यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट कर लेता है ये क्रिज्मेटिक लीडर। क्यों कर लेता है? ताकि उनका सेंटिमेंट को एक्सप्लोर करे अपने गेन के लिए, अपने पर्पस के लिए, भले ही इनस्टेबिलिटी पुअर गवर्नेंस क्यों ना हो। ठीक है, जैसे अभी तुम एक एग्जांपल लोगी डैमेग्यू गवर्नमेंट का, तो मैं बोल सकती हूँ हिटलर है। ये तो वो हो गया हिस्ट्री का। अभी का एग्जांपल दे दो, डेमोग्यू राजा कौन है जो गलत भी कर रहा है फिर भी पब्लिक बोल रही कि सही है? नॉर्थ कोरिया का राजा जो किम जोंग, हाँ किम जोंग। वो क्या कर रहा, वो पूरा मतलब हमें बताई भी थी कि वो एक बार यूएस आया था, और यूएस आकर तुम्हारा उस टाइम डोनाल्ड ट्रम्प था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प था कि जो बाइडेन था, मैं माइंड से निकाला, लेकिन ये मैं न्यूज देखी थी कि आया और अच्छे से बहुत अच्छे से बैठ के बातचीत किया। ठीक है, और उसके बाद जाके अपने कंट्री में क्या किया कि एक ये बनाया है, क्या नाम है तुम्हारा, सभा बुलाया, और बहुत सारे पूरा पब्लिक को बुलाया, खूब रोया कि अमेरिका पहले भी हम सेकंड वर्ल्ड वार में भी हम लोग साथ गलत किया था, अभी भी गलत किया, मुझे अपनी कंट्री बुलाकर ऐसे, बेइज्जत किया। तो लोग भी रोने लगे। सोच लो, मतलब वो लोगों को क्या करे, उसके सेंटिमेंट के साथ तो खेल रहा, लेकिन अपने गेन के लिए उनकी जो
उनकी जो फीलिंग रहती है उसको वो लोग बर्बाद कर देते हैं, और लोग उनकी बात को ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं कि नहीं वो मेरा राजा है, जो बोल रहा है सही बोल रहा है। और नॉर्थ कोरिया में तुमको पुअर मिलेगा, मतलब उतना डेवलप नहीं है वो एक ये न्यूक्लियर के मामला में नंबर 1 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, बट ये सब तुम्हारा जो गवर्नेंस के मामला में पुअर है, वहां पे गवर्नेंस की स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबिलिटी है, ठीक है। तो इस वजह से एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि जहां पर डेमोक्रेसी होता है ना, वहां पर डेमोग्यूज होता है, ठीक है। और डेमोग्यूज अच्छा चीज नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। क्रिज्मेटिक लीडर क्या करेगा, लोगों को अपने क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह कर लोगों को मैनिपुलेट करेगा और उनको एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। तो यहीं पे क्वेश्चन यही बोल रहा है, देख लो एक बार कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्रिटिसाइज करता है पॉपुलर रूल को यानी डेमोक्रेसी को, किसके ग्राउंड में, मासेस को। वुड रिसेंट द वेल्थ ऑफ व्यू एंड टू, कुछ लोगों के पास ही पैसा होता है डेमोक्रेसी में, और ये बिल्कुल इजीली क्या करता है, उन लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी क्या किंग बेवकूफ बनाता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या सिटीजन लीड करता, नहीं, बल्कि डेमोग्यू यानी डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर और उसको एक नाम दे दिया कि ये डेमोग्यू, ठीक है, डेमोग्यू। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी बुक किसका है, जल्दी से बता दो मुझे, ये तुम लोगों का पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ाई हूँ ये वाला तुम्हारा पॉलिटिकल थ्योरी में। ऑप्शन 1। बोलो लक्ष्मी। हाँ दी, ऑप्शन 1। हाँ, मैं तुम लोगों को एंड्रे सैमुअल हंटिंगटन पढ़ाई हूँ, ऐसा कोई बुक नहीं है। अंडर गुंडर फ्रैंक भी पढ़ाई हूँ, ला पुलम्बरा भी पढ़ाई हूँ, पब्लिक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में है ना, ऐसा कुछ है ही नहीं है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी जोसेफ सैम्पिटर का बुक है। कौन जो है तुम्हारा इसमें से ये नहीं है, फेमिनिज्म नहीं है। ऑप्शन 2। नहीं, कार्लो पैटमैन तो है फेमिनिज्म, अगला बार तुम क्लास नहीं की थी ना फेमिनिज्म को, इसलिए। ऑप्शन 1। हाँ, मार्था नॉसबेम भी है, एक मिनट आरसी आई, मैं उसको कर लेती हूँ, कहाँ गया। हाँ ठीक, ठीक है। और जो मार्था नॉसबैम भी है, जूड बैटलर भी है, ये नहीं है, सूजन सॉन्ग टैंग जो है ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ओके। अरेंज करो। सादा सदन का डेट याद है, वैसे कोशिश करो आराम से बन जाएगा, डेट ना भी याद हो तो बन जाएगा तो। अच्छा, डेट ना भी है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देख लो। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आसपास तो आ गई सुषमा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक बोली। मुझे लग रहा है लक्ष्मी को याद नहीं हो, लक्ष्मी मैं करवा देती हूँ, ठीक है। हाँ दी। है ना, सब चलो याद करो हाँ पहले, हमको भी हाँ। याद है दी। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलो याद कर लो। सादा सदन कब का है तुम्हारा, आसी डेट बताओ। 89, 1887। नहीं 89, 87 वाला इनका कोई स्टोरी 89। नहीं है, हाँ। पंडिता रामा किसका है, पंडिता रामाबाई का है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सादा सदन किसका है। अच्छा, ये इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आया है 2024 में कि सादा सदन का डेट क्या है, कब स्टैब्लिश किया गया है, तो 89 में याद करो। और ये किसका है, रामाबाई का है, ये यूनिट 8 का है टॉपिक। तुम लोगों को लगेगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट का है, नहीं, ये यूनिट 8 का है, ठीक है। चलो, हो गया। उसके बाद हो गया रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का भी याद करो। 1896। हाँ 80 नहीं, आरसी कैसे बोल रही है, 1897 ना। 97। हाँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ ना, ये मुझसे तो गलत नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, हाँ, हम याद ही ऐसे नहीं कर नहीं, लिए 96 मुझे मतलब 97 देखो करके। मैं एक बार बता रही हूँ, जैसे कि एक होता है ना कि जैसे कि शिकागो वाला, ठीक है, शिकागो वाला डेट, तो वो सब मैं पूरा एक तरीका वो तो से। 1893 हाँ, था तो शिकागो। उसी तरह से मैं ना सारा इस तरह से याद की थी, ठीक है, कि ऐसे ये करना है फिर ये करना है, ऐसे करके एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं याद कर लेती हूँ। लेकिन हो सके मे भी माइंड से थोड़ा बहुत निकल जाता है ना, तो तुम बोल रही कि नहीं, लेकिन नहीं नहीं, ये डेट हाँ, सही है।
हाँ मुझे वही लग रहा है। कंफ्यूज होते थे, औसी याद करना, बिल्कुल औसी याद करना, नहीं औसी याद करना 8093 वाला, और उसके बाद तुम्हारा होता है 8097। ठीक है, मैं इसका स्टोरी बता देती हूँ, हो सके तुम लोगों को याद हो। स्वामी विवेकानंदा जो है ना, वो इस्टाब्लिश करते रामकृष्ण मिशन को। नहीं ये बिल्कुल 100% सही है, मुझे भी पता है, बट जब तुम लोग बोलती हो तो मैं थोड़ा सा एक बार तुम लोग से भी श्योरिटी ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे तो ये 100% पता है। ये एक्चुअल में मई में हुआ था, 1 मई 1897 में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन जो है, इसको स्टाब्लिश कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंदा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, और ये जो स्टाब्लिश करते हैं ना, तो ये क्यों स्टाब्लिश करते हैं? अपने टीचर, उनके टीचर थे, टीचर का नाम याद है किसी को भी? हाँ उसका टीचर का नाम था, बताते हैं। बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, टाइम ले लो। रामकृष्ण। हाँ बिल्कुल, हाँ उन्हीं को मतलब एक तरह से मतलब ये देने के लिए इन्होंने क्या किया था? स्टाब्लिश किया था। ठीक है ना? हाँ देखो, वो ये तो अपने टीचर के लिए बहुत बड़ा काम कर दिए, सोचो तो, कि अपने टीचर के नाम पे क्या किया इन्होंने? स्कूल को स्टाब्लिश किया, है ना? जो कि आज की कितना बड़ा स्कूल है। ठीक है, तो ऐसा स्टूडेंट होना भी चाहिए। 1/90, अच्छा कहाँ पर है बता दो एक बार। वेस्ट बंगाल में। बिल्कुल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेस्ट बंगाल आए, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख रही थी ना। ये अपने टीचर के लिए, ठीक है ना, अपने टीचर के लिए इन्होंने क्या किया था? हाँ बिलोर मठ, बिल्कुल सही बोली। हाँ ये, हाँ ये जो थे ना राम, वही तो गए थे घूमने के लिए, जो हाँ बोले थे हम नहीं जानते हैं। हाँ हाँ, तुम बता रही थी कि मैं गए थे घूमने। मैं कोलकाता कभी घूमी नहीं हूँ उसमें इतना सारा, मतलब ऐसे कभी स्पेशली कभी घर से उतना घूमने निकली नहीं हूँ। बहुत सारी फैमिली ना, जाने में बहुत पैसा हुआ वगैरह खर्च हुआ, इसलिए आदमी चुप हो जाता है। जाने का नाम ले तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम जाएंगे हम जाएंगे। हाँ देखो, रामकृष्ण मिशन परमहंस जो थे, स्वामी विवेकानंद के टीचर थे, और इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के याद पे रामकृष्ण मिशन को 1 मई 1897 में स्टाब्लिश किया गया था। ठीक है, स्टाब्लिश किया गया था। ओके, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा नेक्स्ट बताओ मुझे, टॉलस्टॉय फॉर्म 1900, महात्मा गांधी का। हाँ 1910, अभिनव भारत 1904। 1904। हाँ बिल्कुल, ये बात तुम सही बोली। बहिष्कृत हितग्राही सभा में बहुत याद कराई हूँ, ये बताओ। 1924 याद करो। इंडिविजुअल 1924 सारा अम्बेडकर। क्वेश्चन, हाँ सारा क्वेश्चन तुम्हारा ये गांधी जी का है, सावरकर का है, विवेकानंदा का है, रामाबाई का है, और तुम्हारा क्या है ये इसका अंबेडकर का है। एक बात सुनो, तुम्हारा ना अभिनव भारत भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आया हुआ, कौन फाउंडर ऐसे आया। रामकिशन का डेट आया हुआ पहले, याद करो 8097, सादा सदन 8088 सॉरी 8089। ठीक है, बहिष्कृत हितग्राही सभा का इंडिविजुअल क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कब आई थी, तो 1924 भाई, 1924 याद करो एक बार। ठीक है ना, ये वाला क्रोनोलॉजिकल आ जाता तो बड़ी दिमाग खराब होता। अच्छा यहाँ पर तो है, लेकिन मैं तुम लोग से यहाँ पे पूछूंगी, मुझे बताओ साधा सदन का डेट क्या था? जल्दी बताओ। 1889। 1889, लक्ष्मी और सुषमा याद करो 1889। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का डेट क्या था? बोलो। हाँ 80 1897। 1897। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत 1904। सोसाइटी, बिल्कुल 1904 सही बोली। उसके बाद टॉलेस्टियो बोलो, टॉलेस्टियो, टॉलेस्टियो, टॉलेस्टियो फार्म 1910। 1910, बिल्कुल सही। 1910। हाँ, उसके बाद एक और थी बहिष्कृत हितग्राही सभा, जल्दी से डेट बता दो। 1924। 1924 याद करो। सादा सदन, अच्छा ये तो होगी, तुम एक बार यहाँ पे देख लो, ये मुझे तुम लोगों को ज्यादा करवाना पड़ेगा, एक बार देख लो।
सादा सदन 8089 है तुम्हारा पंडिता रामा भाई। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंदा 1897। अभिनव भारत 1904। विनायक दामोदर सावरकर है ना। और इनके भाई भी थे, इनके भाई भी साथ मिलकर स्टैब्लिश करते हैं, गणेश दामोदर सावरकर। टॉलिस्टो फॉर्म 1910। बहिष्कृत रानी सभा 1924। बाबा साहब अम्बेडकर। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोलो जल्दी से मैं पार कर दूंगा। सब बोला, लक्ष्मी भी बोली, हाँ आशीषमा भी बोली, आरसी का तो आवाज मुझे आया था। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। मेरा ना थोड़ा कॉल आ रहा है, हम थोड़ा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। लो आरसी या लक्ष्मी सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, आरसी का आंसर आया ऑप्शन नंबर 3। मैं बताऊं, मैं बता रही हूँ है ना तुमको। हाँ याद नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आरसी का आंसर सही था। चलो सी नंबर क्या बोला, द लेजिस्लेचर, स्टेट के जो लेजिस्लेचर पावर है ना, एक मिनट चार्ज लगा देती हूँ। बोला स्टेट का जो लेजिस्लेचर पावर है ना, कैन नॉट इनडो द पंचायत विद एनी मोर पावर एंड ऑथोरिटी फॉर देयर फंक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर को पंचायत से रिलेटेड कोई पावर ही नहीं है, तो ये गलत है। उनको पावर दिया जाता है, ठीक है। जबकि तुम ये देखी होगी कि पंचायत का इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर को वो लोग पावर क्यों नहीं देंगे, देंगे। तो इस वजह से तुम्हारा सी गलत हो जाएगा, बाकी सारा ही सही है, ए बी डी सारा ही सही है, ठीक है। A gram, a gram sabha makes exercise such a power and perform each function at the village legislature state may be law and बिल्कुल, एक ग्राम सभा जो काम करता है, जो उनको पावर दिया था, जो भी परफॉर्म करता है, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर ही उसको बताती है, मतलब पावर देती है कैसे ऐसे ऐसे वो काम करेगा। और यहाँ बोला कि नहीं, इसलिए सी गलत हो गया। एक फाइनेंस कमीशन जो होता है टू बी कॉन्स्टिट्यूट, एक फाइनेंस कमीशन को एक स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है 5 ईयर के लिए, पंचायत में, पंचायत का मैं बोल रही हूँ, तो ये भी सही है। टू रिव्यू किस चीज लिए अपॉइंट करता है, पंचायत का जो फाइनेंशियल पोजीशन। ऑप्शन डी जो है वो हट जाएगा। नहीं सुषमा, ऑप्शन सी हटेगा। तुम देखो मैं यहाँ पे तो लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा ना, ऑप्शन डी में देखिए। एक इलेक्शन कमीशन यहाँ पे चीफ, यहाँ पे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट होता है पंचायत का कंप्लीट एक्सपायरेशन से 6 ईयर मंथ, एक 6 ईयर का एक्सपायरेशन मतलब खत्म होने से, एक्सपायर होने से पहले होता है, तो बिल्कुल सही है ना। मैं अभी यहाँ पर भी आऊंगी, ठीक है, मैं यहाँ पर भी आऊंगी। पहले यहाँ पे देख लो क्या बोला कि ग्राम सभा को जो पावर दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए, तो वो कौन प्रोवाइड करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर, तो बिल्कुल सही। और जबकि सी में क्या बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर को पंचायत से रिलेटेड कोई पावर ही नहीं दिया जाता, तो सी से गलत हो गया। फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर 5 साल में, जो कि गवर्नर करता है। एक स्टेट का पंचायत का जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना, रिव्यू करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि एक स्टेट का गवर्नर जो है एक फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है हर 5 साल में, पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशंस को है ना रिव्यू करने के लिए, और उसके बाद क्या क्या उसमें लगेगी वो रिकमेंडेशन करता है गवर्नर को, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। बोला लेजिस्लेचर जो है एक स्टेट का, उसको पावर नहीं दिया जाता है, जो कि गलत है। बोला कि पंचायत का जब इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट होता है तो कंप्लीट बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड, 6 मंथ के ठीक पहले होने से, हाँ 6 मंथ के अंदर ही तुमको पंचायत का इलेक्शन करवाना है। जब वो डिसॉल्व हुआ, जिस दिन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है वो डिसॉल्व हो गया, उस दिन से लेकर 6 मंथ का खत्म होते होते तक तुमको इलेक्शन करवाना है, तो बिल्कुल सही बात है। ABD सी गलत, ठीक है। अब से याद रखना कि नहीं स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से तुम्हें बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल ग्राम सभा को पावर दिया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर देती है, गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है फाइनेंस कमीशन का हर 5 साल पे, है ना। बिल्कुल ये सब सही बात है। और इलेक्शन कितने महीने में होती है, तो 6 मंथ में होती है। ठीक उसके डिसॉल्वेशन से, डिसॉल्व हो गया, तो डिसोल्यूशन से ठीक उसके 6 मंथ के पीरियड तक खत्म होने से पहले तुमको करवाना है पंचायत का इलेक्शन। ABD सही है, ये करो।
ये आरसी कर लेगी, ये मैं कराई। ये तो ऑप्शन नंबर 4। हाँ मैं बता रही हूँ सुषमा और अंजलि, तो ये लक्ष्मी, तुम लोगों को में भी प्रॉब्लम हो इसलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो मूव करते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड क्यों जाते हैं बताओ आरसी, इंग्लैंड क्यों जाते हैं वो? वो एग्जाम क्लियर करने के लिए जाता है। हाँ मतलब पढ़ाई वगैरह करने के लिए जाते हैं, सही बोली। और उसके बाद जब जाते हैं तो उनका ये जो एग्जाम है ना क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वो आईसीएससी एग्जाम देते हैं। मतलब इंग्लैंड जाते पढ़ाई करने के लिए, मूव करते हैं, और वहीं पर वो जाकर पहले तुम्हारा क्या था कि अगर तुमको सिविल सर्विस एग्जाम निकालना है तो इंग्लैंड में जाके क्लियर करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्लियर भी किया था, और ये एग्जाम क्लियर कब हुआ था, तो मतलब एग्जाम तो ये वाला तो क्लियर हो गया था इनका, ठीक है, 1890 में क्लियर हो गया था। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे ना ये नहीं बनता है, मतलब ब्रिटिश का नौकर नहीं बनना है, मुझे ब्रिटिश का नौकर नहीं बनना है। तो वो जानबूझकर घोड़सवार का जो फिजिकल टेस्ट होता है ना, उसमें जानबूझकर वो हार जाते हैं, ठीक है ना। वो हार जाते हैं ना, तब तब जाके वो वाइस प्रिंसिपल बनते हैं ब्रोडा कॉलेज के, वाइस प्रिंसिपल, बिकम द वाइस प्रिंसिपल ऑफ ब्रोडा कॉलेज, ठीक है। देख लो अच्छे से याद करना। सबसे पहले उनका जो पीरियड स्टार्ट होता है इंग्लैंड जाने का, इंग्लैंड जाते हैं, फिर वो आईसीएससी एग्जाम क्लियर करते हैं। उसके बाद एग्जाम क्लियर करने के बाद वो घोड़सवारी का जो टेस्ट होता है ना, फिजिकल टेस्ट, तो वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के हार जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये बात आ जाता है कि मैं इतना पढ़ लिख कर मैं ब्रिटिश का नौकर तो नहीं बनूंगा, ये बात उन्होंने बोला। उसके बाद कांग्रेस का एक सेशन हो रहा था बनारस में, वो अटेंड करते हैं। कहाँ पर? कांग्रेस का सेशन बनारस में, ठीक है, करते हैं। उसके बाद जब वो कांग्रेस का सेशन को अटेंड करते हैं ना, तो उनको अरेस्ट, उसके बाद फिर और भी बहुत सारा होता है, एक बम केस का और इंसिडेंट होता है। तो उस बम केस में बोला जाता है कि आप ही इन्वॉल्व है। बम केस 1905 में आई थिंक होता है, इनको इस 1908 में इनको अरेस्ट किया जाता है कि आप भी वो बम केस में इन्वॉल्व है। वो बम केस का नाम था अलीपुर बम केस, ठीक है। तो उनको इसीलिए कहाँ गया, हाँ, अलीपुर बम केस, हाँ ठीक है, अरेस्ट किया गया अलीपुर बम केस के लिए। मतलब 1905 में वाला केस हुआ था, और 1908 में इनको आके अरेस्ट किया गया है कि आप इस बम केस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा कि वो इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड गए, ऐसे याद करो, पहले इंग्लैंड गए, फिर आईसीएससी एग्जाम क्लियर किए। तो आईसीएससी एग्जाम क्लियर किए तो उन्होंने घोड़सवारी फिजिकल टेस्ट को जानबूझकर वो हार गए। उसके बाद वो ब्रोडो कॉलेज के प्रिंसिपल बने, उसके बाद कांग्रेस का सेशन अटेंड किया, लास्ट में उनको अरेस्ट कर दिया गया। एक बार तुम लोग यहाँ पे बताओ तो मुझे समझ में भी आना चाहिए कि तुम लोग यहाँ पे बताओ पहले क्या हुआ था। पहले इंग्लैंड गए, वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड गए, फिर बताओ इंग्लैंड के बाद उनकी लाइफ में क्या हुआ? एग्जाम क्लियर किया, और उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल बने, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आशी तुम भी बोलो। और उसके बाद कांग्रेस, नहीं कांग्रेस का सेशन अटेंड किए, हाँ मीटिंग अटेंड किया, लास्ट में तो उनको अरेस्ट किया गया, हाँ लास्ट में अरेस्ट किया, अरेस्ट कर लिया गया। अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1905। हाँ 1905 में हुआ, उसके बाद उनको जाके अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, उसके बाद उनको जाके अरेस्ट कर लिया गया था। चलो ये वाला बताओ 1956 का, इसमें मोस्टली बुक इम्पोर्टेंट है, तुम लोगों को अच्छे से देख लो। ऑप्शन नंबर 3। हाँ ऑप्शन 3। हाँ बिल्कुल, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स किसका बुक है बता दो तो मुझे। रजनी कोठारी का बुक है, बिल्कुल आज मैं ये टॉपिक कराऊंगी भी। रजनी कोठारी, बी का 3, द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी अतुल कोहली का, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ठीक है। चलो 2 बुक तो इसमें से याद कर लेना कम से कम है, 2 बहुत जरूरी याद करना। चलो ये बताओ, चल सुनवाई, और बोलो। चल सुनवाई,
अच्छा, MKSS जो है इसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये जन सुनवाई में तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है, और क्या चीज को आने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है? RTI। बिल्कुल, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आया है ना, अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है तो हिस्ट्री पढ़ोगी ना, हिस्ट्री, तो यहाँ समझ में आएगा कि RTI जो आया है उसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो मजदूर किसान शक्ति संगठन ही है। ठीक है, ये राजस्थान से एक केस हुआ था, वहां से ही निकल कर आया था RTI। मैं स्टोरी हमेशा सुनाती हूँ कि वहां पे क्या था, मिल में जो काम कर रहे थे वर्कर, वो लोग आते थे और अपना है ना टाइमिंग बता देते कि आते थे और बताते थे कि हम लोग इतना इतना दिन काम किए, ये किए वो किए, लेकिन जब उन लोगों को सैलरी मिलता था तो उन लोगों का पैसा काट लिया जाता था कि आप लोग इतना दिन नागा किए, आप लोग इतना दिन छुट्टी लिए। तो वो लोग बोलते थे कि ठीक है, हम लोगों का जो भी हम लोग आते हैं एंट्री करते हैं या हम लोग जो भी छुट्टी लेते हैं उसका हम लोगों को डेटा दिखाइए, तब तो हम लोगों को समझ में आएगा। आप लोग अपने मन से बैठा दे कि हम लोग 4 दिन छुट्टी लिया, 4 दिन का पैसा काट ले, तो हम लोग कैसे समझेंगे? ठीक है, तो आप लोग हम लोग को डेटा दिखाइए। तो वो बोला गया, फैक्ट्री ने बोला कि नहीं नहीं, मैं हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन भंग हो जाएगा। तब जाके वहां पे मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है वो आंदोलन करती है, और बहुत सारे अरुणा राय वगैरह ये लोग भी करते हैं आंदोलन, कि बिल्कुल गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि सबसे पहले तो वर्कर कितने बजे आती है उसका साइन लो, ठीक है ना, किस दिन आती है उसका साइन लो, है ना, साइन रहेगा तो पता चल जाएगा किस दिन उन्होंने छुट्टी लिया, ये सब वर्कर को जानकारी मिलनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। यही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का स्टार्ट यहीं से आना स्टार्ट हो गया था, और ये मजदूर किसान शक्ति संगठन है। उसी तरह जन सुनवाई के बारे में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन। मुझे लगा RTI का ही क्वेश्चन, इसलिए मैं वही बताने लगी, हालांकि है जन सुनवाई का। ठीक है, चलो बता दो, पैनक्रियाटिज्म कौन है इसमें से? ऑप्शन नंबर 2 कबीर। कबीर। क्योंकि कबीर कबीर नाम सुन लो, कबीर कबीर, ठीक है, क्या कबीर हिंदू थे, क्या कबीर मुस्लिम थे, कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये दोनों का मिक्सचर थे, तो इसलिए इनको बोला जाता है कि ये दोनों से मिलके ही बने, तो कबीर इसका आंसर हो जाएगा। हाँ अच्छा, ये तो आंसर हो गया ना, सॉरी, ये बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन आया है, देखो तो। ऑप्शन नंबर 3। सुषमा लक्ष्मी बता रही हूँ मैं ये, ठीक है, हाँ ऑप्शन 3 होगा, मैं बता दे रही हूँ। इट इज ए प्लॉसिबल टू थिंक दैट ऑटोनॉमी इन्वॉल्व ए काइंड ऑफ स्किल इंडिविजुअल मस्ट डेवलप। बोले कि जैसे एक इंडिविजुअल को अगर ऑटोनॉमी मिल जाता है तो उसका जितने भी किस्म की स्किल है ना वो उसको डेवलप कर लेता है, ठीक है, और वो उसको एक्सरसाइज भी करता है और उसको मेंटेन भी करता है, ठीक है। दिस ऑनगोइंग प्रोसेस प्लानिंग एंड मेंटेनिंग नॉट ऑटोमेटिक बट रिक्वायर एफर्ट एंड रिसोर्स। बोले कि एक इंडिविजुअल को अगर हम लोग ऑटोनोमस छोड़ देते हैं तो वो अपना जितने उसके अंदर स्किल है ना, जितने टाइप की, वो सब उसको क्या करता है, डेवलप करता है, उसको दिखाता है, लोगों को मेंटेन करके लगता है। बोला कि लेकिन जो प्लानिंग करना हुआ, मैनेज करना, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, जरूरत है एफर्ट कराने के लिए। रिसोर्स डेट आर द सिक्योर्ड बाय द सोशल एंड मटेरियल कंडीशन प्रोवाइड बाय द स्टेट। बोला कि देखो भाई, आप अपने स्किल को दिखा सकते हैं, ठीक है, तुम्हारे अंदर जो स्किल है वो दिखा सकती है, तुमको ऑटोनॉमी मिला हुआ है, लेकिन ये पता है मॉडर्न डेमोक्रेसी वाला, ये मॉडर्न लिबरलिज्म का ये एग्जाम क्वेश्चन है कि लेकिन आपको उस स्किल को दिखाने के लिए, उस स्कूल को लाने के लिए आपको हेल्प कौन करेगा? स्टेट हेल्प करेगा। आपको जो मटेरियल कंडीशन प्रोवाइड करना हो, सोशल कंडीशन प्रोवाइड करेगी। मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जैसे 3 इडियट में तुम देखी थी कि आमिर खान बहुत पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, ठीक है, लेकिन वो अपने इंटेलिजेंस को दिखा नहीं पा रहा था, तो उसको प्रोवाइड किया था कोई और पर्सन। उसी तरह यहाँ पे क्या बोला कि अगर एक इंडिविजुअल के अंदर कितनी भी टाइप की स्किल हो, लेकिन उसको लोगों के सामने लाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एफर्ट दिखाने के लिए तुमको स्टेट की जरूरत है। क्यों? स्टेट कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करेगा, तब तुम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ोगी, है ना, तब तो तुम अपना स्किल दिखा पाओगी कि हाँ, ये कोई प्लेटफॉर्म रहेगा जो तुमको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगा। उसके बाद तुमको मटेरियल कंडीशन, पैसा वगैरह जो होता है, ये तुमको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है, हर चीज की तुम करो।
ठीक है। तो बोला कि आपके अंदर स्किल है, ये बात आपको ऑटोनॉमी मिली हुई है, लेकिन आपको उस स्किल को दिखाने के लिए, है ना, आपको दिखाने के लिए आपको स्टेट की जरूरत होगी, क्योंकि स्टेट आपको प्रोवाइड करेगी मटेरियल कंडीशन, सोशल कंडीशन, है ना, तब आपके, तो ये बिल्कुल सही है, ये मॉडर्न लिबरलिज्म वाला डेफिनेशन है। However, जो भी हो, कमिटमेंट टू द इंडिविजुअल ऑटोनॉमी कैन नॉट फोर्स लिबरल स्टेट टू प्रोवाइड इन सोशल मैटर। लिबरल स्टेट इसको फोर्स नहीं कर सकता है लिबरल स्टेट। ये मॉडर्न लिबरलिज्म का बात हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेट को पावर दिया गया है कि वो लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करे। हम क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म जो है वो लोगों को डिप्लॉयमेंट करने के लिए फोर्स होती है, उनके पर्सनैलिटी को डिप्लॉयमेंट करने के लिए फोर्स करती है। और यहाँ बोले कि नहीं कर सकता, इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी दिखाने के लिए कर सकता है, इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के लिए स्टेट यहाँ पे उसको फोर्स कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला गलत हो गया, क्योंकि बोला कैन नॉट फोर्स द लिबरल स्टेट टू प्रोवाइड द सोशल मटेरियल कंडीशन बाय विच सिटीजन कुड केम टू बी ऑटोनोमस। बोला सिटीजन ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए स्टेट उसको फोर्स नहीं कर सकता है। मॉडर्न लिबरलिज्म का डिफिनेशन है जो कि बोलता है, क्लासिकल लिबरलिज्म क्या बोलता है कि इंडिविजुअल ही सबसे बड़ा है, वो जो मन करेगा वो करो, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म साफ साफ बोलता है कि स्टेट आएगा, इंटरफेयर करेगा और आपकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करेगा और आपको फोर्स करेगा कि नहीं आपको ये काम करना है, आपको अपना डेवलप करना है। तो इट मस्ट डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली। हाँ, वो इंडिपेंडेंटली अपने अचीव को अपना वो इंडिपेंडेंटली अपने गोल को, पर्पस के अचीव कर सकता है, लेकिन उस गोल को, उस पर्पस के अचीव करने के लिए स्टेट क्या करेगा, मटेरियल कंडीशन सपोर्ट करेगा, है ना, उस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, तभी आप कर सकेंगे। और यहाँ बोला कि स्टेट नहीं करेगा, जो कि गलत है, स्टेट ही प्रोवाइड करेगा, स्टेट आपको फोर्स भी करेगा। तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अच्छा बोलो। नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बोली, ओके। नहीं, आरती का आंसर सही था। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक बार मैं दिखा देती हूँ। बोले विच पब्लिक अकाउंट, ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर। पब्लिक अकाउंट कमेटी इज कंपोज ओनली लोकसभा मेंबर। नहीं, जल्दी से बताओ ये कैसे होगा। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों होगा। पब्लिक अकाउंट लोकसभा से कमेटी में, 15 और हाँ राज्यसभा से 7। बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट कमेटी का टोटल मेंबर कितना, याद करो जल्दी से। नहीं, इसके टोटल 22। में 22 मेंबर है। हाँ, मैं सारा याद 22 करवाई। है। हाँ, अब इसको कैसे बांटा गया बता दो। लोकसभा से कितना है 15 और राज्यसभा से कितना 7। राज्यसभा से यहाँ 7 क्या बोल, 7। हाँ बोल रहा है कि लोकसभा से इसके जो मेंबर होंगे सिर्फ लोकसभा से। तो देखो लक्ष्मी, ये गलत हो गया, ठीक है। मैं पहले गलत गलत पकड़ती हूँ, ठीक है। अब देखो इससे ही तुम्हारा बोला टोटल मेंबर ऑप्शन 22 3 है। भी रॉन्ग है। हाँ, जबकि यहाँ पे 30 दिया हुआ है। नो मेंबर कैन बी री इलेक्टेड पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये भी गलत है। जो एक मेंबर है उसको री इलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो तो इसलिए ये गलत हो गया। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी इज एनुअली इलेक्टेड बॉडी है अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल। बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो या एस्टिमेट कमेटी, कोई भी कमेटी हो, वो उसका अपॉइंटमेंट कौन सा होता है, मैं हमेशा बताई हूँ, PRS सिस्टम, PRSTV वाला सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल, देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसेबल वोट सिस्टम के थ्रू पब्लिक अकाउंट कमेटी को हर साल अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। मैं एक बार तुम लोगों को यहाँ पे एक बार पब्लिक अकाउंट कमेटी का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखो भाई, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके टोटल मेंबर 22 है, ठीक है। और ये सबसे पहली कमेटी है, क्योंकि ये इसका जो एयर है 1921 है। टोटल मेंबर 22 है। 22 में से लोकसभा से 15 है और राज्यसभा से तुम्हारा 7 है, ठीक है। एक बात तो ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा कि इसका जो टर्म जो होता है, टर्म वो होता है 1 ईयर का। एनुअली अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन एनुअली जब अपॉइंटमेंट होता है तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है, अभी हम बताएं तुम लोगों को। ये जो मेथड है इसको अपॉइंट करने का, PRSTV मेथड। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और इसी को बोला जाता है कि ये कैग क्या है, कैग का फ्रेंड है,
फिलोसफर है फिलोसोफर गाइड और गाइड है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, याद रखना। ठीक है, और तो इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट बात मुझे माइंड में नहीं आ रही, तो चलो। हल्का क्वेश्चन था, देख के डरा दिया, खाली बड़ा सा देकर डरा दिया है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ओके। सुषमा और अंजलि सुषमा और लक्ष्मी, मुझे आंसर बता। आराम से टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन 2। ठीक है, बोलो लक्ष्मी, तुम बोलोगी कि मैं बताऊं? बता रही हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो तुम्हारा आंसर तुम लोग सही बोली, आशी और सुषमा, बी और डी सही है। क्वेश्चन क्या बोला? नॉट करेक्ट, क्या नहीं है। आईसीटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, बोला आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस। क्या इसका बेनिफिट हम देखते हैं, क्या क्या हुआ इसके आने से। आईसीटी बेस्ड जो तुम्हारा ई गवर्नेंस आया है ना, उसका हम बेनिफिट सुनते हैं, क्या क्या आया। इसके आने से काम जो है ना वो स्पीड हो गया है, एक नंबर। इसके आने से कॉस्ट जो है ना, पैसा, तुम किसी काम को करने जा रही हो, ठीक है ना, मान लो कि तुम, पहले क्या था कि अगर तुम कोई जैसे अभी क्या है, ओबीसी बनाने तुम जाओगी, तो ओबीसी बनाने के लिए तुमको घर से तुम फॉर्म भर के जा सकती हो ऑनलाइन। ठीक है ना, पहले क्या होता था कि फॉर्म भर के फॉर्म जमा करने के लिए, मतलब फॉर्म के बहुत लंबा लंबा लाइन लगता, अभी भी है प्रोसेस। मतलब ये जो तरीका मैं वो बता रही हूँ कि पहले था कि तुमको जाके लंबा लंबा लाइन लगना पड़ता था। अच्छा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी क्या होता था, फॉर्म जमा करने के लिए बहुत बड़ा लाइन लग रहा था, लेकिन अब तुम ऑनलाइन ही सब कर सकती हो, ऑनलाइन ही एडमिशन हो सकता है ना। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, एक तो तुम्हारा कॉस्ट भी कम हो गया, क्योंकि तुमको जाने का भाड़ा नहीं लगेगा। मान लो कि तुमको तुमको कोई आरटीआई करना है, ठीक है, तुमको आरटीआई करना। अब आरटीआई करने के लिए तुमको जाना पड़ेगा, तुम्हारा जाने के लिए तुम्हारा क्या लगेगा, पैसा लगेगा, भाड़ा लगता है ना, लगेगा। फिर उसके बाद टाइम भी लगेगा और बहुत लेट भी होगा। ठीक है, तो एक तो तुम्हारा जो तुम जा रही हो, ट्रैवलिंग कर रही हो, उसका तो भाड़ा बच गया, यानी कॉस्ट रिड्यूस हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। मैं बता रही हूँ कैसे ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होती है। देखो भाई, तुम ऑनलाइन सबमिट की हो ना आरटीआई, तुम ऑनलाइन की हो आरटीआई, और अगर तुम ऑफलाइन जाके आरटीआई करती हो, ठीक है, गवर्नमेंट की एक तरीके से तुम इंफॉर्मेशन मांग रही हो, तो हो सके तुम्हारा ये वाला को बुला दे, या हो सके ये लोग इसको कहीं फेंक दिया, बोले आपने दिया ही नहीं, क्या सबूत है कि आपने दिया, है ना। लेकिन जब मैं ऑनलाइन करूंगी ना, तो मेरे पास पुख्ता सबूत है, मेरे पास सारा चीज है कि देखो मैंने सबमिट भी किया, मेरा सक्सेसफुल का मैसेज भी आया, है ना। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। उनको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ही देना है, उस इन्होंने आरटीआई में जो क्वेश्चन करेंगे, तो इनको हर हाल में रिप्लाई करना है, क्योंकि वो तुम्हारा ऑनलाइन ये हो गया ना, ऑनलाइन डेटा सेव हो गया। ठीक है, ठीक है ना। तो और उससे क्या हुआ, तुम्हारा सिटीजन का जो गवर्नमेंट का काम जो है बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो एक तरह का इनपुट भी तुम बोल सकते हो कि इनपुट जो है वो भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, और एक तरह यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ कि सिटीजन को एम्पावरमेंट मिला ये आने से, ये हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ कि देखो भाई, अब सिटीजन को एम्पावरमेंट हो गया, तो जो रेड टैपेजिम है ना, रेड टैपेजिम ये खत्म हो गया, रेड टैपेजिम डिस्क्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमको हर चीज हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ब्यूरोक्रेसी और फिलोसफी हम झोल झाल करें तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे तुम लोग वाले बिहार वाला केस सुनी होगी, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। डिस्क्रीज हुआ इसके आने से रेड टैपेजिम। रेड टैपेजिम का मतलब क्या, जब ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर लोग झोल झाल करते हैं ना, करप्शन करते, इसलिए बोला था। तुम सुनी होगी कि बिहार में जब तुम्हारा बिहार पीएससी का एग्जाम हो रहा था, इसलिए आप बोला है बिहार में कि अब बिहार में जब भी एग्जाम होगा ना, तो
इंटरव्यू वाला नहीं होगा, अब रिटेन बेस्ड पे होगा। क्यों? क्योंकि बिहार पीएससी जब हुआ था ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, बहुत ज्यादा घोटाला किया गया, बहुत ज्यादा। और ये ऐसे तो बहुत एक लेडी थी जो कि अपना आरटीआई की, तो वो आरटीआई की वो ऑनलाइन फॉर्म भरी, तो उसका आरटीआई में आया कि एपीआई स्कोर का कटअप कितना जाएगा। तो एपीआई स्कोर का कटअप शायद आई थिंक, मालूम है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है कि 70 होगा, ठीक है। और वो जो लेडी है उसका मतलब 80 वाला एपीआई बन रहा था, फिर भी उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अपॉइंट नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो क्या की, वो केस आरटीआई की। आरटीआई किस लिए की? कि मुझे लास्ट एपीआई का स्कोर चाहिए। तुमको राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का डेटा के बारे में तुमको नॉलेज चाहिए, है ना। कोई निकला नहीं था कि एपीआई का लास्ट क्या था, लेकिन उसने आरटीआई के थ्रू बोला कि हमको ये जानना है कि एपीआई का स्कोर लास्ट कितना गया, ठीक है, लास्ट एपीआई का स्कोर कितना गया। तब जब वो डाटा दिया गया तो पता चला कि 70 है, तब वो समझ गए कि हाँ घोटाला हुआ, केस कर दी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कि सर आप देखिए एपीआई का एपीआई का जो स्कोर आया वो 70 आया, जबकि मेरा तो 80 बन रहा है एपीआई, तो घोटाला किया गया है। और इस तरह से बहुत सारा केस हुआ। तो कैसे पता चला? जब वो आरटीआई की तब तो उसको पता चला कि इसका तो कट ऑफ इतना गया है लास्ट, और यहाँ पे इतना मेरा मेरा इतना आ रहा। तो देखो उसको फायदा हुआ ना आरटीआई करने से, उसका जॉब लगा, फिर उस औरत को फिर से जॉब लगा। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, एम्पावरमेंट ही तो मिला सिटीजन को। और रेड टैपेजिज्म तो खत्म हुआ, क्योंकि वहां पे जो घोटाला कर रहे थे, छोटा मोटा लोग बैठ के घोटाला नहीं करते, बड़े बड़े लोग बैठ के घोटाला करते हैं, जो बड़ा बड़ा आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये इससे रेड टैपेजिज्म कम हुआ, लोगों को सिटीजन एम्पावरमेंट मिला। उतना बड़ा लोगों से लड़ने की कोई ये नहीं थी, लेकिन वो औरत आरटीआई के थ्रू लड़ ली और उसको फिर जॉब भी मिला। तो देखो ये सब हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, बोले ई गवर्नेंस रिड्यूस द, बिल्कुल इसने कॉस्ट को रिड्यूस किया है, बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे लिखी भी, ई गवर्नेंस ने रिड्यूस किया है, बिल्कुल नहीं, इंक्रीज किया ना, इंक्रीज कर दिया ट्रांसपेरेंसी वगैरह को, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुआ ना कि रिड्यूस हुआ। ई गवर्नेंस इंक्रीज सिटीजन इनपुट टू इनटू गवर्नमेंट, बिल्कुल ई गवर्नेंस इंक्रीज नहीं डिस्क्रीज किया है, ठीक है। अब बोलो तुम लोगों को याद रहेगा ना अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा। एक मिनट, टाइम को भी क्या किया, कम कर दिया, टाइम को भी कम कर दिया, टाइम भी रिड्यूस हो गया, ये आने से टाइम भी रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये सब याद रखना। टाइम रिड्यूस हुआ। और एक मिनट मैं तुम लोगों को ना एक बार यहाँ पर चार्ट बना देती हूँ, ठीक है। क्या रिड्यूस हुआ, क्या तुम्हारा रिड्यूस हुआ, ठीक है, यानी क्या तुम्हारा डिस्क्रीज हुआ और क्या तुम्हारा इंक्रीज हुआ आरटीआई के आने की, सॉरी ई आईसीटी ई गवर्नेंस के आने की वजह का, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो जो तुम्हारा डिस्क्रीज हुआ वो रेट टैपेजिंग है, टाइम रिड्यूस हुआ, टाइम रिड्यूस हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हुआ, हाँ, है ना। इंक्रीज क्या हुआ, काम जो है वो स्पीड हो गया, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और इनपुट, गवर्नमेंट का इनपुट, है ना। और कुछ बोलो, मैनुअल वर्क कम हो गया, पेपर वर्क जो है वो रिड्यूस हो गया, पेपर वर्क भी रिड्यूस हुआ, ये भी एक बन, पेपर वर्क भी जो रिड्यूस हुआ, है ना। टाइम रिड्यूस हुआ, रेड कॉस्ट, हाँ, स्पीड हो गया तुम्हारा काम, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इनपुट आ गया, है ना। और तो कुछ ऐसा था नहीं, ट्रांसपेरेंसी, हाँ ठीक है, चलो हो गया, ये तुम दिमाग में बैठेगी। चलो ये बताओ, इनमें से कौन सा एक डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है, मैं तुम लोगों को पढ़ा रखी हूँ ये वाला। ऑप्शन सी। हाँ बिल्कुल, फिलिबस्टरिंग जो है वो, आ जाओ लक्ष्मी, देखो ये सब तुम्हारा नया है ना, एक बार देखो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फीचर है रिफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल, इनिशिएटिव, लैंड डिमांड, ठीक है। ये जितना भी फीचर है तुम्हारा किसका है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फीचर, याद रखो, याद करो, रिफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल, इनिशिएटिव, लैंड डिमांड, ये सब तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, लेकिन जो ये फिलिबस्टरिंग जो है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फीचर्स है, तो इसको हटा दो, आंसर बन गया।
चलो ये वाला कर लो। ऑप्शन नंबर 1। गौर से देखो, ये आंसर तुम लोग कर लोगी, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई हूँ ये वाला, ये बहुत इजी तुम लोग कर लोगी। ऑप्शन 1 1 नंबर लक्ष्मी बोलो। सी को एलिमिनेट करें। हाँ देखो क्या बोल रहा, इंडस्ट्री मूव होगा एग्रेरिया की तरफ, जबकि एग्रेरिया मूव होगा इंडस्ट्री की तरफ ना, सी हटा दो ना। हाँ इंडस्ट्रियल विल बी मूव टुवर्ड द एग्रेरिया, यानी इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ मूव हो रही है, गलत। एग्रीकल्चर मूव करेगी इंडस्ट्री की तरफ, तो इस वजह से आंसर ये सी हटेगा, तो आंसर बन जाएगा। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। देखो ये बहुत दिमाग खराब वाला क्वेश्चन। 54 कौन महात्मा गांधी से नहीं जुड़ा हुआ, ये बात बोल रहा। ऑप्शन नंबर 3। मैं बता देती हूँ, ये रटने वाली क्वेश्चन है। बोलो वायलेंस जो है ब्रूटल होगा, ये तो महात्मा गांधी 3 बोले नंबर हैं। जवाब। हाँ सही बोली आरसी, तुम्हारा आंसर सही है। सुषमा को एक बता दे, तो हमें बोली सही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं सुनी होगी, मैं सुनी है ना, सही है, अच्छा बोली थी। ठीक है, देखो क्या बोला, नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ द आवर स्पेसीज एंड वायलेंस इज द लॉ। नॉन वायलेंस जो है वो ब्रूट होगा, बताओ पहले मेरी बात, नॉन वायलेंस ब्रूट होगा, महात्मा गांधी ये बात बोलते हैं। नहीं नॉन वायलेंस तो एक अच्छा नहीं पीसफुल चीज है ना, है ना। तो ए तो गलत हुआ, जब ए गलत हुआ तो मेरे ए तो गलत ही है, चलो सब में ही ए दिया हुआ। एक नेशन दैट इज कैपेबल ऑफ लिमिट सेक्रीफाइस, एक नेशंस के लिए, अपने कंट्री के लिए लिमिट सेक्रीफाइस करो, ठीक है ना। लिमिटेड है, गलत बात, ये नेगेटिव वर्ड है। एक नेशंस के लिए तुम जितना कैपेबल है अपने सेक्रीफाइस करो, अपने अपना चीज को जो भी करना है करो। गांधी जी भी तो कितना अपने कंट्री को फ्रीडम दिलाने की कितनी चीज को सेक्रीफाइस किए थे, कपड़ा तक का बदन को उतार दिए थे, ठीक है। तो बिल्कुल ये तो जो है ये नहीं जुड़ा हुआ है, बोले कि लिमिट रहना चाहिए सेक्रीफाइस। तो ए और बी, ए और बी, ये और ये कर लिया। बोल रहे कि उसके बाद कि इंजेक्शंस लव योर enemies is not only noble idealism, it is the also most practical politics। बोले इंजेक्शंस लव योर इमनी, अपने इमनी से प्यार करो, नोबल आइडियलिज्म के लिए नहीं। जबकि वो क्या बोलते हैं गांधी जी, इसके बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के लिए। वो ऐसे नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि हम लोग ब्रिटिश के अंदर अंदर जाकर ही उनके साथ वो सब करेंगे। ये नहीं कि हमारा कोई, हम लोग का मतलब गांधी जी आइडियलिज्म थे ही, एक तरीके से उनका कोई कोई आइडियलिज्म था, तो इस वजह से ये वाला गलत हो गया, मतलब ये भी नहीं जुड़ा हुआ इनके। और डी जो है ये गांधी जी से जुड़ा हुआ है, और ये माई नेशनलिज्म इज इंटेंस इंटरनेशनलिज्म, ये सब गांधी जी का है। ये सॉरी, ये भी गांधी जी का नहीं है, माई नेशन, ये इंटरनेशनलिज्म को तो पसंद ही नहीं करते थे गांधी जी, ये तो वेस्टर्न को पसंद ही नहीं करते थे, कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस खराब चीज है, तो ये तो इसको, इनका नेशनलिज्म कभी ऐसा हो नहीं सकता, तो ये इसको भी नहीं पसंद करते थे। ये सिर्फ डी को पसंद करते थे, ये मतलब डी इनसे जुड़ा हुआ है कि टू बी सेम इन द वर्ल्ड ऑफ मेन, मेड मेन इज इट सेल्फ इज फॉर्म ऑफ माइंड, एक फ्रेज है कि टू बी सेम इन ए वर्ल्ड ऑफ ए माइंड मेन, मतलब इंसान को खुद के लिए नहीं, मतलब अपने कंट्री के लिए पागल हो जाना चाहिए, मतलब इस तरह से इन्होंने बोला है। ठीक है, बहुत ही डीपली इसका मीनिंग है। ठीक है, बाकी ये इसका गलती है, नॉन वायलेंस कभी ब्रूट नहीं हो सकती है, अपने नेशंस के लिए सेक्रीफाइस लिमिट करना गलत भाई है। आइडियलिज्म वो थे, नॉबलिस्ट आइडियलिज्म के बारे में ही वो बात करते हैं, इवन वो बोलते हैं वो वेस्ट को इसीलिए नहीं पसंद करते हैं कि वेस्ट जब आएगी तो लोगों के अंदर जो नॉबल आइडियलिज्म मोरलिटी वगैरह उसको खत्म कर देगी। ठीक है, इंटरनेशनलिज्म से ये कभी भी नहीं जुड़ेंगे, ये तो इसको मतलब इसके अगेंस्ट इंटरनेशनलिज्म, कि इंडिया का नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म से इंस्पायर, इस तरह की बात को नहीं मानते। तो ए बी सी ई जो है इसका आंसर। अच्छा आज से क्लास में यहीं तक रख रही हूँ, ठीक है। हालांकि मैं आज सोची थी कि पूरा कंप्लीट करा दूं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बिक्कू पारिकर कल करते हैं, चलो शॉर्ट क्वेश्चन करो तो। बिक्कू पारिकर बहुत बड़ा 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 वाला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा समझाने वाली क्वेश्चन है, सारा ही समझाने वाला आ रहा ना। अच्छा ये करो, ये ठीक है, वो तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैं कल करती हूँ।
फेल स्टेट इसमें से कौन हो सकता है फेल? ऑप्शन नंबर 4। मैं एक बार समझा देती हूँ लक्ष्मी को और सुषमा को। लिनॉन और ये जो लिनॉन सीरिया लिनॉन जो है ना एक फेल स्टेट है। फेल स्टेट किसको बोलते हैं? जो दम मतलब अपनी कंट्री को अच्छा से नहीं चला पा रही है, ठीक है, जहां पर तुम्हारा करप्शन है, अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है ना, कोई गवर्नमेंट की इनस्टेबिलिटी है, तो उसको फेल स्टेट बोलते हैं। तो बिल्कुल भाई। और तुम्हारा एक फेल स्टेट जो तुम्हारी है अनेबल होती है, हाँ वही अभी बताई, इनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट होती है, स्टेट अच्छे से काम नहीं कर पाती है, गवर्नमेंट अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाती है, बिल्कुल ये सही है, ए और बी सही है। एक फेल स्टेट एबल होती है कॉर्सर करने के लिए इनहेबिटेंट को, मतलब वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर कोहर्सिव करती है, मतलब उनके ऊपर प्रेशर डालती है कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, नहीं, वो तो फेल हो गई ना, गवर्नमेंट का वो अपने लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, तो कहाँ से वो तुम्हारा फेल स्टेट होगी। हम अभी नॉर्थ कोरिया को फेल स्टेट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपने लोगों को कंट्रोल करके रखी हुई है, अपने इनहेबिटेंट्स को, अपने लोगों को कंट्रोल करके रखी हुई है ना। मतलब ये भी नहीं बोल सकते एक तरीका से, एक फेल स्टेट इज एबल टू सक्सेसफुली भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कंट्रोल करके रखते ये बोल सकते, बोला सक्सेसफुली कंट्रोल कर सकती इनहेबिटेंट पे। यहाँ पे क्या बोला कि एक स्टेट एबल होता है कोहर्स इनहेबिटेंट सॉरी लोगों पे तो कंट्रोल नहीं होगा, सॉरी मैं क्या बोली, जहाँ पे फेल, मैं क्वेश्चन ही थोड़ा सा देखो, मान लो कोई फेल स्टेट है, तो वो स्टेट फेल क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट इनएबिलिटी हो जाती है। इनएबिलिटी का मतलब क्या? अब गवर्नमेंट पे लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट जैसे तुम अभी देखी होगी नेपाल में हुआ था या जो तुम्हारा बांग्लादेश में हुआ था, उसको हम बोलेंगे फेल स्टेट, एक तरीके से झलक था, क्यों? लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। या फिर जासमिन रेवोल्यूशन जो हुआ था ट्यूनीशिया में, वो उस टाइम का थोड़ा सा पीरियड को मैं फेल बोल सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को उन्होंने उठा कर फेंक दिया था, ओवरथ्रो कर दिया था, गवर्नमेंट का कंट्रोल पब्लिक पे नहीं था, कोई भी कंट्रोल नहीं था। लेकिन मैं क्या बोली कि नॉर्थ कोरिया को नहीं बोल सकते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया फेल स्टेट नहीं है। क्यों फेल स्टेट नहीं है? क्योंकि हाँ वो है, गरीबी है, पुअर है वहां पे, है ना, लेकिन वो क्या किया, अपने लोगों पे पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है ना। लेकिन एक फेल स्टेट कब होता है? जब वहां का गवर्नमेंट, जैसे श्रीलंका में हुआ था, ठीक है ना, पब्लिक पूरा उठ गया था, गवर्नमेंट को उठा के फेंका, तो उस तरह की लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है लोगों के ऊपर, तब वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव बात लिखा हो, जबकि कंट्रोल नहीं होगा, कोई कोहर्सिव पावर यूज नहीं कर सकता स्टेट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कोई भी कोहर्सिव पावर यूज नहीं कर सकेगा, गवर्नमेंट सक्सेसफुली अपने लोगों को कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं, गवर्नमेंट का पावर ही नहीं रहेगा, लोग गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिए, तब वो फेल स्टेट है। तो इस वजह से तुम्हारा ए और बी सही है। बिल्कुल, वो ठीक से गवर्नमेंट जो है अनेबल होगी अपना काम करने के लिए, और लिनोन इसका एग्जाम्पल है। और बिल्कुल ये दोनों निगेटिव वर्ड लिखा हुआ है, मतलब इससे रिलेटिव अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है, तो इस वजह से इसका ए और बी समझ में आ गया ना, कि एक फेल स्टेट किसको बोलते हैं? जो जहाँ की गवर्नमेंट इनस्टेबल हो, इनएबिलिटी हो कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, वो अपने लोगों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, नॉट ए कंट्रोल, ठीक है, ठीक है। तो लोगों पे कंट्रोल का मतलब क्या? या तो वो कोहर्सिव से करेगी या तो उसको मैनिपुलेट, कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो बोला कि यहाँ बोला कि कंट्रोल कर सकता है, इनहेबिटेंट का मतलब पीपल, वहां के रहने वाले लोग, जिस स्टेट में, इनहेबिटेंट का मतलब होता है रहने वाले लोग, है ना, जो स्टेट में रह रहे, तो वहां के जो फेल स्टेट वहां पे वो सोचेगा कंट्रोल करे, तो नहीं कर सकेगा। कोहर्सिव का मतलब फोर्स यूज करना, नहीं, उसको अंदर वो पावर नहीं है, पब्लिक उसको उठा के फेंक चुकी है। सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये एक अच्छा स्टेट में, मतलब जहाँ पे राजा स्ट्रांग हो, गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, वहां पे कंट्रोल कर पाता है अपने पब्लिक को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। बाकी आज क्लास में यहीं तक रखेंगे। हाँ, मुझे लगा था मैं आज कंप्लीट कर दूँ।